हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हम साइंस का एक मॉक टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो 10 मार्क्स की इस सेक्शन की वेटेज है साइंस सेक्शन की, और इसमें 10 टॉपिक्स हैं, यानी कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा डिले किए हुए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है? जिसमें से करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो वो कंडक्टर होता है। तो इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए विनेगर, लाइम जूस, साल्ट वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर। तो आप इसमें अपना सही आंसर मार्क कर लीजिए। तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन 4, डिस्टिल्ड वाटर। तो बात करें कि कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कुछ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो मेनली एसिड्स, बेस एंड साल्ट सॉल्यूशंस होते हैं। तो एसिड के सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन, साल्ट के सॉल्यूशन, यही सारे जो होते हैं वो मोस्टली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इनमें से अगर बात करें विनेगर की, तो विनेगर में आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा, तो ये भी एक एसिड है, तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लाइम जूस में भी आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा, तो सिट्रिक एसिड भी, इनके भी जो आइंस है ये ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि ये भी एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। साल्ट वाटर में साल्ट सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर लास्ट बच जाता है इसमें डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन 4। डिस्टिल्ड वाटर जो है ये फ्री ऑफ सॉल्ट है, तो फ्री ऑफ सॉल्ट है, तो इस वजह से ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस वजह से ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो जो इसका राइट आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी हमारे सिलेबस में है, तो सेम उसी टॉपिक में से क्वेश्चन इसमें है। अब एक न्यूमेरिकल है इसमें, तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 20 मीटर सेकेंड टू 30 मीटर सेकेंड इन ए सर्टेन पीरियड। एक्सेलरेशन की बात की गई है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वहीं पे जो वेलोसिटी की बात की गई है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी इनिशियल पहले कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियल पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल उसकी वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल यू और वी फाइनल वेलोसिटी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन दैट पीरियड। हमें क्या निकालना है इसमें? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यानी कि हमें एस निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये चीज़ें हमें गिवन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, और वी हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हम एस कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की इक्वेशन से हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं, तो उनकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। पहले एक बार पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। किस लिए यूज़ की जाती है? यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एट एक्स्ट्रा ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, टाइम इन सब वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, जिन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो these equations are only valid when the acceleration of the body is constant and they move in a straight line। ये equations तभी valid होती हैं जब किसी भी बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी और वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड होती हैं। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर इज इक्वल्स टू यू स्केयर प्लस 2as, और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अभी हमने इसमें देखा v हमें पता फाइनल वेलोसिटी थी, u इनिशियल वेलोसिटी, a हमें पता एक्सेलरेशन, और t इसमें टाइम, और s की भी बात की गई है तो s डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास हैं। ये काफ़ी
इस्तेमाल में आती हैं काफ़ी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो सेम इन्हीं 3 इक्वेशन में से हम एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अभी जो हमें इक्वेशन दी थी जिसमें हमें s निकालना था, तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो इसमें ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड वाली, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें हमें v गिवन था, u गिवन था और a की वैल्यू गिवन थी। तो 3 अननोन क्वांटिटीज इसमें हमें पता है, एक नहीं पता है s, तो हमें s ही कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, तो v की वैल्यू थी 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u 20 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारे पास 2 और s हमें फाइंड आउट करना। 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900, 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 एंड 2 मल्टीप्लाई टू 4s, तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू s की वैल्यू आ गई ऑप्शन 2 125, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या होंगे, तो वो होंगे मीटर, यानी कि s इज इक्वल्स टू 125 मीटर। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर था ऑप्शन 2 125। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गोल्ड इज मिक्सड विद कॉपर। किस लिए गोल्ड को मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ? पहला ऑप्शन है टू मेक गोल्ड सॉफ्ट, टू मेक गोल्ड मोर येलो, टू हार्डन गोल्ड, या फिर टू गिव गोल्ड शाइन। तो गोल्ड को हम कॉपर के साथ मिक्स करते हैं, क्या रीज़न है इसका, आपको ये आंसर बताना है। इसका जो रीज़न है, गोल्ड को हम कॉपर में इसलिए मिक्स करते हैं ताकि हम उसे और ज़्यादा हार्ड बना सकें। तो ऑप्शन जो 3 है इसमें, टू हार्डन गोल्ड, ये इसका सही आंसर रहेगा। जो प्योर गोल्ड होता है हमारे पास, वो काफ़ी सॉफ्ट स्टेट में प्रेजेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसमें हम कुछ मेटल्स को मिक्स करते हैं, कॉपर है, निकल है, और भी कुछ एलॉयज़ होते हैं, सिल्वर भी हम इसमें ऐड करते हैं। तो कॉपर, निकल, ये कुछ एलॉयज़ को ऐड करने पे जो वो प्योर स्टेट में होता है, काफ़ी सॉफ्ट स्टेट में होता है, उसे वो हार्ड बना सकता है। तो इसलिए गोल्ड को मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ। यहाँ से एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, हमारे पास 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें 75% गोल्ड होता है और 25% उसमें कॉपर या निकल के एलॉयज़ प्रेजेंट होते हैं। तो 18 कैरेट के गोल्ड में आपको ये क्वांटिटी गोल्ड की देखने को मिलेगी 75%। इसी तरह से हमारे पास एक केडीएम गोल्ड होता है। केडीएम गोल्ड में हमें 92% गोल्ड की क्वांटिटी होती है और उसके साथ ही 8% इसमें कैडमियम एलॉय होता है, कैडमियम। इसीलिए कैडमियम से ही इसका नाम केडीएम रखा गया, केडीएम गोल्ड। और 24 कैरेट की बात करें तो उसमें 100% गोल्ड ऐसा दावा किया जाता है। तो गोल्ड को ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए उसमें एलॉयज़ का, कॉपर का, निकल का, सिल्वर का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 3 वाज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। इनमें से ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है वाटर से? तो वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जब भी H2O से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता तो ये इस तरह से H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है, तो इसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये जो पूरा रिएक्टेंट है ये 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया, तो इसे हम कहते हैं ये 2 अलग अलग इसकी डिकम्पोजिशन होगी, यानी कि इसमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो जब ये किसी भी मीडियम से पास होते हैं तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ए और बी, इस तरह से। तो यही चीज़ इसमें देखने को मिली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसे कहते हैं, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो जाता है इन मोर देन 1 प्रोडक्ट। ऑप्शन सी इसका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज इन्वर्टेड इन द केस ऑफ। हमारे पास इस तरह से पिरामिड ऑफ नंबर्स बनते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो ये जो पिरामिड है ये इन्वर्टेड किस केस में बनता है? इन्वर्टेड यानी कि इस तरह से ये उल्टा दिखेगा, जिसमें जो इसका बेस है वो नैरो हो जाएगा और जो इसका टॉप है वो ब्रॉडर हो जाएगा। नॉर्मली केस में क्या होता है कि यहाँ से जो इसका बेस होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ब्रॉडर होता है, जो इसकी टिप होती है वो नैरो होती है। तो
इन्वर्टेड ये किस केस में हो जाएगा, यानी कि इस शेप में ये किस केस में देखने को मिलेगा, तो ये आपको पैरासाइटिक फूड चेन में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वैरायटी ऑफ कोल विच हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इज। कोल की ऐसी किस टाइप में आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा, कार्बन कंटेंट किस वैरायटी ऑफ कोल में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कार्बन कंटेंट आपको सी ऑप्शन एंथ्रासाइट में देखने को मिलेगा। यही एंथ्रासाइट जो है ये बेस्ट कोल है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी सबसे ज़्यादा है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसमें। एंथ्रासाइट के बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे बिटुमिनियस कोल आता है, थर्ड नंबर पे लिग्नाइट और फोर्थ नंबर पे यानी कि सबसे लो क्वालिटी का है हमारे पास पीट। तो ये हमारे पास है सीक्वेंस सब। और कोल की बात करें तो इंडिया में मेनली आपको झारखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा कोल देखने को मिलेगा, तो झारखंड में आपको सबसे ज़्यादा कोल देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी एंथ्रासाइट इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। अब इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो आपको नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलेगी। तो नियासिन की बात करें तो ये साइंटिफिक नेम है विटामिन B3 का, ये आपने पढ़ रखा होगा अपने विटामिन वाले टॉपिक में। तो विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो नियासिन होता है। और ये विटामिन B3 किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स की ग्रोथ के लिए, ताकि वो करेक्टली वर्क कर सके। तो अगर कोई भी पर्सन है उसे नियासिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसे पेलेग्रा डिजीज हो सकती है। ऑप्शन सी। सो पेलेग्रा कैन कॉज डायरिया, स्किन चेंजेस एंड इंटेस्टाइनल अपसेट। डायरिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, स्किन चेंजेस आपको हो सकती हैं, साथ ही साथ आपका इंटेस्टाइनल अपसेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसी तरह से अगर हम बात करें बाकी डिजीज़ की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स विटामिन डी से। और एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो आपको विटामिन B6 की वजह से देखने को मिल सकती है। तो विटामिन B6 इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन इसका साइंटिफिक नेम है, पायरिडॉक्सिन। और ये विटामिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल के लिए विटामिन B6 रिस्पॉन्सिबल है। तो एनीमिया की डेफिशिएंसी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इनमें से ऐसा कौन सा सही ऑप्शन है जो एक प्लांट का हार्मोन है। तो प्लांट का हार्मोन है ऑप्शन 3 साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन जो प्लांट हार्मोन है ये हेल्प करता है प्लांट्स के जो सेल हैं उनकी रैपिड डेवलपमेंट के लिए, जल्दी से उनकी जो प्लांट्स के सेल होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और ये साइटोकिनिन जो प्लांट हार्मोन है ये लार्जली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, कोकोनट वाटर में। कोकोनट वाटर में ये हार्मोन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फार्मर्स जो हैं ये साइटोकिनिन का यूज़ करते हैं ताकि क्रॉप्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 साइटोकिनिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेम द बैक्टीरिया डैट कॉजेज डाइसेंट्री। तो डाइसेंट्री की जो प्रॉब्लम है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो डाइसेंट्री की जो प्रॉब्लम है वो होती है शिगेला बैक्टीरिया, ऑप्शन 1। तो बेसिकली डाइसेंट्री क्या चीज़ है, तो डाइसेंट्री एक इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन का ये एक इन्फेक्शन है जिस वजह से हमें डायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है, शिगेला बैक्टीरिया के साथ। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो शिगेला बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड होता है बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड की वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो कॉलरा, वाइब्रियो कॉलरा, इसमें आपको कॉलरा डिजीज़ होती है, तो इसका जो बैक्टीरिया है वो है वाइब्रियो कॉलरा। इसी के साथ माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है टीबी के लिए। तो ये थे बाकी ऑप्शंस। तो जो राइट आंसर था इसका फ्रेंड्स वो है ऑप्शन 1। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सो द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर्स इज मेजर्ड बाय। रिवर्स में जो वाटर पोल्यूशन देखा जा रहा है आजकल, उसे अगर हमें मेज़र करना हो तो हम उसे किस क्वांटिटी में, किस यूनिट्स में मेज़र करते हैं। तो हम क्या उसे मेज़र करते हैं कि उसमें क्लोरीन कितनी डिज़ोल्व है उससे, या फिर ओजोन कितना डिज़ोल्व है, नाइट्रोजन कितना डिज़ोल्व है, या फिर उसमें अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है। तो सही आंसर आप इसमें अपना मार्क कर लीजिए।
सो रिवर में अगर हम वाटर पोल्यूशन को मेज़र करते हैं तो हम उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मेज़र करते हैं, यानी कि DO की क्वांटिटी हम उसमें मेज़र करते हैं। तो DO हमें बताता है कि किसी भी वाटर बॉडी में कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है, और वहीं उसी के साथ हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में है, और वहीं उसी के साथ वाटर की क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमें रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन रिवर्स में मेज़र करने के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो गाइज ये थे टोटल 10 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट से। तो बाकी मॉक टेस्ट की वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसी तरह से हम आपके लिए और अच्छे अच्छे मॉक बना के लेके आते जाया करेंगे। और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में, सीबीटी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस जेके एसएसबी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, वो सब वीडियोज़ भी हम आपके लिए लेके आते जा रहे हैं। तो बस आप चैनल जेके इन्फो बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।